थकान दूर हो गई होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पशुधन निरीक्षक का जो गुजरात का परीक्षा थी वो अभी 26 मार्च को इसका पेपर हुआ। तो आज हम इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन के साथ साथ हम प्रत्येक प्रश्न पे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि सॉल्यूशन तो जिसको चाहिए उन्होंने तो एग्जाम दे दी, लेकिन आगामी जो भविष्य में जो हमारी पशुधन से संबंधित या एवीएफओ की एग्जाम जो होने वाली है या एलएसए की एग्जाम होने वाली है, तो उसका क्या पैटर्न हो सकता है, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो हमने इस पेपर का पूरा एनालिसिस किया, तो उसमें क्या हुआ कि एक तो गुजराती सब्जेक्ट था, तो गुजराती ग्रामर पे से पूछा गया कुछ क्वेश्चन, रीजनिंग से प्रश्न आया, कुछ सीरीज के क्वेश्चन आए। गुजरात का प्रश्न था तो गुजरात की हिस्ट्री भी सम्मिलित की गई और वहां का जो जनरल नॉलेज था, जीके था, उस पर भी प्रश्न पूछे गए और सब्जेक्ट से रिलेटेड तो क्वेश्चन आया। तो ऐसी कुछ चीजें थी जिसपे प्रश्न आए हैं, जिस पर हम पूरे प्रश्नों पर यहाँ पे हम चर्चा करेंगे। हो सकता है कि मैं गुजराती पे थोड़ा एक अलग से लेक्चर बनाऊं, क्योंकि गुजराती के जो प्रश्न पूछे गए उसमें ग्रामर इंक्लूड है। तो अपन ऐसा करेंगे कि जब भी प्रश्न पे चर्चा करेंगे तो अपन ग्रामर का पूरा इलोबरेशन देखेंगे, ठीक है? ओके, पहला प्रश्न पूछा गया, क्वेश्चन 1 क्या पूछा गया था कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से किस वर्ष इस्तीफा दिया था? केंद्रीय मंत्रिमंडल से किस वर्ष इस्तीफा दिया था? पहला प्रश्न क्या है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल से किस वर्ष इस्तीफा दिया था? इसके ऑप्शन थे ए 1951, बी 1952, सी 1949 और डी 1950। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने किस वर्ष इस्तीफा दिया था? एक्चुअल में क्या हुआ कि 1950 में, सन 1950 में एक लियाकत नेहरू पैक्ट आया। कौन सा पैक्ट आया? लियाकत नेहरू पैक्ट। और आपको पता है कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस पैक्ट से जानते थे कि ये हिंदुओं के विरोध में है, इसलिए उन्होंने 1950 19 अप्रैल 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था। कब दिया था? लियाकत नेहरू पैक्ट के विरोध में 19 अप्रैल 1950 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया था। ठीक है, क्लियर है ये चीज, है ना? आप तो जानते हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का कथन बहुत फेमस है, एक देश एक विधान, है ना? एक देश एक निशान, एक विधान और एक प्रधान। और एक और बात यहाँ पे ध्यान देना योग्य बात है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो प्रथम जो मंत्रिमंडल था उसमें क्या थे, ये कौन से मंत्री थे? इसकी अपन बात करें तो ये प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। उद्योग और आपूर्ति मंत्री थे। कई बार प्रश्न आ सकता है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी प्रथम मंत्रिमंडल में क्या थे? ये प्रथम उद्योग और आपूर्ति मंत्री भारत के थे और 19 अप्रैल 1950 को लियाकत नेहरू पैक्ट के विरोध में इन्होंने केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। क्लियर है सारी चीजें? बाकी तो हम पूरा अपन श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बारे में बाद में पढ़ेंगे कि इनकी राजनीति में कैसा पदार्पण हुआ और इनके क्या क्या योगदान है, उसके बारे में अपन बाद में वो डिस्कस करेंगे अपनी पूरी क्लास में। ओके, ठीक। दूसरा प्रश्न जो था वो था कि तहेवार અને तिथि अंगे नीचे ना जोड़ता, गुजराती है तो इसलिए थोड़ा गुजराती में प्रश्न है कि तिथिवार और तारीखवार महीनेवार नीचे लिखी कौन सी जोड़ी असत्य है? कौन सी जोड़ी तिथि
व महावार असत्य है ना। तो पहला जोड़का है होली, उसके आगे लिखा है फागुन सुद पूर्णम, फागुन सुद पूर्णम। दूसरा है शरद पूर्णम, जो कि है आसोवत पूर्णम। तीसरा है अखातीज, अखातीज कब है? वैशाख सुद पूर्णम, वैशाख सुद पूर्णम। और चौथी जोड़ी है रक्षाबंधन, कौन सी है? रक्षाबंधन। रक्षाबंधन ये है श्रावण सुद पूर्णम। अब बताओ मेरे को कि होली फागुन सुद पूर्णिमा में मनाई जाती कि नहीं मनाई जाती? मनाई जाती है। रक्षाबंधन श्रावण सुद की पूर्णिमा पर मनाई जाती कि नहीं मनाई जाती? मनाई जाती है। और अखातीज, अखातीज जो होती है वो कब मनाई जाती है? अखातीज को अपन ये वैशाख मास में ही मनाई जाती है। और अखातीज को हम क्या कहते हैं? एक बहुत ही ये तो ठीक है, ये भी सही है। उसका उत्तर इसका है बी, क्योंकि शरद पूर्णिमा आसोद पूर्णिमा में नहीं आती है। शरद पूर्णिमा कब मनाई जाती है? अश्विन मास में मनाई जाती है, जो कि सितंबर से अक्टूबर के बीच में आता है। लेकिन अपन अखातीज की बात करें तो अखातीज के बारे में ऐसा कहा जाता है कि अखातीज को हम क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षय तृतीया। मतलब यदि आपको कोई सा भी शुभ कार्य करना हो तो बिना कुछ बोले, बिना किसी चीज को देखे आप कोई सा शुभ काम अखातीज के दिन कर सकते हो। ठीक है, ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। क्या होता है? ये स्वयं सिद्ध मुहूर्त होता है। तो ये कौन सी जोड़ी तिथि और महावार गलत है? तो वो कौन सी है आपकी? शरद पूर्णिमा। ठीक है, बढ़े आगे। ओके, प्रश्न है अंग्रेजी ग्रामर से आया है कि अपने को चूज द एंटोनिम। एंटोनिम, एंटोनिम का मतलब होता है अपोजिट वर्ड। कौन सा? अपोजिट वर्ड। तो चूज द एंटोनिम of the underlined word from the given option। तो ऑप्शन क्या दिया हुआ है? The captain was annoyed, the captain was annoyed, the captain was annoyed that he had not carried out his order, not carried out his order। The captain was annoyed। तो यहाँ पे annoyed का हमको एंटोनिम बताना है। तो यहाँ जो ऑप्शन है आपको दिया हुआ है, ये है प्लीज्ड, बी enraged, सी सरप्राइज्ड, और डी है शॉक्ड। इंग्लिश ग्रामर से है, मतलब एंटोनिम सिनोनिम से है। तो अपने को एनाइट का यहाँ पे क्या देखना है? एंटोनिम देखना है, अपोजिट देखना है। तो पहली बात, जो एनाई वर्ड है एनाइट, वो एनोई का पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में यूज की जाने वाली है ना फॉर्म है। ठीक है, तो पास्ट टेंस में पास्ट पार्टिसिपल है। कौन सा है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो एनआई मतलब आप एनआई का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? प्लीज्ड। क्या होता है? प्लीज्ड। तो आंसर विल बी प्लीज्ड। ओके, ठीक है। अगला प्रश्न है सोलंकी वंशनो स्थापक कोण હતો? सोलंकी वंश का स्थापक कौन था? तो
सोलंकी वंश, सोलंकी वंश एक्चुअली गुजरात का है, वो वंश है जिसको हम गुजरात के चालुक्य भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य बोलते हैं। इसके ऑप्शन पहले अपन देख लेते हैं, फिर अपन सोलंकी वंश के बारे में थोड़ा डिस्कशन भी करेंगे। सबसे पहला है उपेंद्र राज, बी ऑप्शन है मूलराज पहलो, तीसरा ऑप्शन है कोकल, और चौथा ऑप्शन है विजयालय। गुजरात का व्यक्ति है। गुजरात वैसे तो सारे इतिहास को जानने वाले, समझने वाले सोलंकी वंश को अच्छे से जानते हैं। किसको? सोलंकी वंशों को क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य। क्या बोलते हैं? गुजरात के चालुक्य। और इनकी जो राजधानी थी सोलंकियों की, वो कौन सी थी? अनहिलवाड़ी थी। क्या थी? राजधानी क्या थी? अनहिलवाड़ी। भाई जो प्रश्न आया है उसका उत्तर तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये आगामी चीजों के लिए कि कैसे सोलंकी वंश से, मतलब ऐसा कभी नहीं होता कि कोई परीक्षा में प्रश्न ना आए। तो सोलंकी वंश को गुजरात के चालुक्य थे और इनकी राजधानी क्या थी? अनिलवाड़ी थी। क्या थी इनकी राजधानी? अनिलवाड़ी थी। और इन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक राज किया था। कहा? पाटन और काठियावाड़ के आसपास का जो एरिया था, पाटन व काठियावाड़ के आसपास का जो वहां था, वहां इनका साम्राज्य था। तो 9वीं से 13वीं शताब्दी में जो मूलराज पहलो था, इसने इस वंश की स्थापना की थी, संस्थापक था। और इसने 941 से 995 तक, 941 से 995 ईस्वी में शासन किया था। इस प्रश्न का उत्तर है कि सोलंकी वंश का स्थापक कौन था? तो मूलराज पहलो, मूलराज प्रथम सोलंकी वंश का संस्थापक था। और ये गुजरात के चालुक्य भी बोलते हैं। राजधानी की अनिलवाड़ी थी। जो मूलराज प्रथम था, ये शैव धर्म का पालन करता था। शैव धर्म का अनुयायी था। कौन से धर्म का अनुयायी था? शैव धर्म का अनुयायी था। ये शैव धर्म का पालन करता था। इसका जो उत्तराधिकारी आया वो चामुंडराज। कौन आया? चामुंडराज, है ना। फिर चामुंडराज का जो उत्तराधिकारी थे, दो थे, बल्लभराज और दुर्लभराज। बल्लभराज और दुर्लभराज। मूलराज पहलो का उत्तराधिकारी कौन था? चामुंडराज। चामुंडराज को उत्तराधिकारी बल्लभराज और दुर्लभराज। दुर्लभराज की कोई वंश मतलब संतान नहीं थी, इसलिए उसका भतीजा उत्तराधिकारी बना, जो कि कौन था? भीम प्रथम। इसका भतीजा था। इसका दुर्लभराज का भतीजा उत्तराधिकारी बना। कौन? भीम प्रथम। और भीम प्रथम ही वह सोलंकी वंश का शासक है जिसके समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। किसके समय? भीम प्रथम के समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। तो क्या महत्वपूर्ण है कि भीम प्रथम वह सोलंकी वंश का शासक था जिसके समय महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। ठीक है। फिर इसका एक सामंत था, विमल। भीम का एक सामंत, सामंत मतलब मंत्री होता है, तो इसका सामंत जो था कौन? विमल। विमल, आप कभी माउंट आबू गए हो? माउंट आबू में दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर है। दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है वो किसने बनाया था? विमल ने बनाया था। और विमल किसका सामंत था? भीम प्रथम का। प्रश्न कभी आता है कि माउंट आबू के जो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है, तो प्रसिद्ध जैन मंदिर है, वो किसने बनाया था? तो विमल ने बनाया था। लेकिन विमल किसका सामंत था? भीम प्रथम का। यह प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। फिर मोढेरा का सूर्य मंदिर, आपको याद है मोढेरा का सूर्य मंदिर? बहुत बढ़िया, बहुत। कभी जाओ, गुजरात जाओ तो मोढेरा का सूर्य मंदिर जरूर देख के आओ। तो मोढेरा का जो शिव मंदिर, सूर्य मंदिर, सॉरी, मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है,
मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है उसका निर्माण भी किसने कराया था? भीम प्रथम ने कराया था। किसने कराया था? भीम प्रथम ने कराया था। तो आप भीम प्रथम के बारे में क्या कि भीम प्रथम मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था इसके शासनकाल में। भीम प्रथम का जो सामंत था बीरबल, उसने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था और मोढेरा का सूर्य मंदिर भी भीम प्रथम ने बनवाया था। ये भीम प्रथम की सारी बात हो गई। फिर यदि हम सोलंकी वंश की बात करें तो सोलंकी वंश का जो मजबूत शासक था, है ना, वो था जय सिंह सिद्धराज। कौन था? जय सिंह सिद्धराज। प्रश्न पूछ सकते हैं कि सोलंकी वंश का जो सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज था। इसने जय सिंह सिद्धराज ने क्या करा था? माउंट आबू पर हाथी गजोरावी प्रतिमा पूरे वंश की बनाई थी। कहां पे? माउंट आबू पर्वत पर। और जो पाटन का सहस्लिंग मंदिर है, पाटन का जो सहस्लिंग मंदिर है वो भी किसने बनाया था? जय सिंह सिद्धराज ने बनाया था। ठीक है। और सिद्धपुर का जो रुद्र महाकाल मंदिर है, सिद्धपुर का, वो भी जय सिंह सिद्धराज ने बनवाया था। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ? जय सिंह के बाद में इसका जो अंतिम शासक था, अंतिम शासक कौन था? भीम द्वितीय था। ये अंतिम शासक था जिसके समय क्या हुआ था, है ना, इसके बाद में जो इसका यहाँ पे फिर बघेल वंश की शुरुआत हो जाती है। किसकी? बघेल वंश की। और बघेल वंश का संस्थापक कौन था? लवण प्रसाद। और लवण प्रसाद भीम द्वितीय का सामंत था जिसने बघेल वंश की शुरुआत की थी। क्लियर है? तो यहाँ पे अपने को कुछ चीजें समझ में आनी चाहिए कि जो सोलंकी वंश का स्थापक कौन था? तो मुल्लाज पहला था जिसने 941 से 995 के बीच में ये किया था। ये शैव धर्म का पालन करता था। इसका जो चामुंडराज वल्लभ राज में दुर्लभ राज का जो भतीजा भीम प्रथम था, उसके समय मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और दिलवाड़ा का जो प्रसिद्ध जैन मंदिर है इसके सामंत बीमल ने बनाया था। और मोढेरा सूर्य मंदिर भी भीम प्रथम ने बनाया था। फिर जय सिंह सिद्धराज सोलंकी वंश का सबसे मजबूत शासक था और इसने पाटन का सहस्लिंग मंदिर और सिद्धपुर का रुद्र महाकाल मंदिर भी किसने बनाया था? जय सिंह सिद्धराज ने बनाया था। भीम द्वितीय इसका जो सामंत था लवण प्रसाद, उसने इसके बाद सोलंकी वंश के पश्चात कौन सा? बघेल डायनेस्टी, बघेल वंश की वो की थी, शुरुआत की थी। ठीक है, क्लियर है? वंश के बाद में अगला प्रश्न है, थोड़ा विराम चिन्ह पर प्रश्न है कि कया विराम चिन्हों जोड़मा ज वपराय छे? मतलब कौन से विराम चिन्ह सिर्फ जोड़ में यूज किए जाते हैं, है ना? विराम चिन्ह जोड़ में उपयोग किए जाते हैं। तो विराम चिन्ह सबसे पहला जो ऑप्शन दिया है इन्होंने, अवतरण चिन्ह, बी है पूर्ण विराम, सी है अल्प विराम, और डी है आपका अर्ध विराम। व्याकरण प्रत्येक भाषा की आपको बढ़िया से आनी चाहिए। तो ये व्याकरण से यहाँ पे प्रश्न आया है कि कौन सा विराम चिन्ह हमेशा जोड़ में इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए आपको चिन्हों का नॉलेज होना चाहिए। तो यदि हम बात करें कि आपका जो अर्ध विराम है, अर्ध विराम को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन। क्या बोलते हैं? सेमी कॉलन बोलते हैं। और ये इसका चिन्ह कैसा आता है? ठीक है, सेमी कॉलन जिसका चिन्ह ऐसा आता है। कोष्टक मैंने लगा रखा है, उसके अंदर का जो है सेमी कॉलन है। दूसरा है अल्प विराम। अल्प विराम को क्या बोलते हैं अपन? कॉमा बोलते हैं। और इसका चिन्ह कैसा आता है? कॉमा। अल्प विराम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, क्षण के लिए। अर्ध विराम में थोड़ा ज्यादा रुकते हैं। पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब फुल स्टॉप। खड़ी डंडी आती है, कहीं कहीं बिंदी भी आती है, फुल स्टॉप पूर्ण विराम के लिए, है ना, मतलब वाक्य पूरा हो जाता है। लेकिन अवतरण चिन्ह होता है तो वो क्या होता है?
किसी लाइन के बीच में ऊपर की साइड में दो तरह लगता है, इसको बोलते हैं अवतरण चिन्ह, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं इन्वर्टेड कामा। क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड कामा। तो समझ में आया, जोड़ में कौन सा इस्तेमाल किया जाएगा? अवतरण चिन्ह इस्तेमाल किया जाएगा, है ना। और इन चिन्हों का बहुत महत्व है। हम पूरा इसका डिटेल अपन जब ग्रामर पढ़ेंगे, या तो गुजराती ग्रामर भी हम पढ़ेंगे, इंग्लिश की ग्रामर भी पढ़ेंगे हम, है ना, हिंदी की ग्रामर भी पढ़ेंगे और संस्कृत की ग्रामर भी पढ़ेंगे। अपन चारों ग्रामर पे डिटेल कोर्स लेंगे। पूरे हर जो भाषा है अपन हिंदी, इंग्लिश, गुजराती और संस्कृत, चारों ग्रामर में हम अलग अलग इन चारों सारी चीजों पर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अवतरण चिन्ह यही है जो कि जोड़ में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। बढ़े आगे, ओके। है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो તમારું નામ હોય તો હોસ્પિટલમાં કેટલા રૂપિયાનો સુધીનો લાભ મળવા પાત્ર છે। यदि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में यदि आपका नाम है तो आपको अस्पताल में कितने रुपयों की सहायता मिल सकती है। तो उसका हम सीधा सा उत्तर बताएंगे कि 5 लाख तक की सहायता, 5 लाख तक का इलाज हम करवा सकते हैं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में। तो उसका उत्तर क्या आ जाएगा आपका? बी, 5 लाख रुपए, ठीक है। ओके, बढ़े आगे। नेक्स्ट प्रश्न सीरीज से आया हुआ है, एक सीरीज पूछी गई है। नीचे आपेल संख्या श्रेणी में बंद बेस्ती न होए ते संख्या जनाओ। मतलब नीचे लिखी जो संख्या है, संख्या श्रेणी है, संख्या श्रेणी है, वो मैच नहीं करती, उसे बताना है। जो मैच नहीं करती उसको बताना है, उसे बताना है। तो कौन सी है? 2, 5, 10, 50, 500 और 5000। थोड़ा समय ले लो या तुम उसको हल भी कर लो तुम्हारे हिसाब से। इसके ऑप्शन में बता देता हूं, 50, बी 5000, सी 5 और डी 10। सीरीज में कौन सा मैच नहीं करता, मतलब जो सीरीज चल रही है उसके हिसाब से कौन सा मैच नहीं करता वो आपको बताना है। तो कैसे इसको अपन वो करेंगे? आपने को सीरीज हल करते समय इसके बीच में एक संबंध देखना पड़ता है। एक अंक दूसरे अंक से आगे आने वाले अंक से किस तरह से संबंधित है। और ये सबसे सरल जो सीरीज है, यदि हम इसमें एक रिलेशन देखें तो ये दोनों में रिलेशन देखो, 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 ये दोनों में रिलेशन देखो। तो हम देखते हैं कि 2 और 5 में यदि गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 10। 5 और 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 50। 10 और 50 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 500। 50 और 500 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 25,000, है ना। 30, 5,000 नहीं आएगा। इस तरह से हमको संबंध देखना होता है। जब हम श्रेणी पढ़ेंगे तो पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, हर एक श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन आज एक प्रश्न पूछा गया है परीक्षा में, तो उस प्रश्न के हिसाब से इसका क्या उत्तर आएगा उसके हिसाब से हम इसको उत्तर को लगाएंगे कि ये 5,000 है जो हमारी संख्या श्रेणी में बंद बेचती नहीं। समझेगा? ओके। प्रश्न पूछा है यहाँ पे, समग्र भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना, 4 मठों की, मतलब पूरे भारतवर्ष में 4 मठों की स्थापना किसने की? इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है, ए गांधी जी, बी गंगाधर तिलक, सी शंकराचार्य और डी रामकृष्ण परमहंस। तो भाई साहब अपन ये भी जानते हैं सारी चीजें, 4 मठों की स्थापना किसने की थी। तो सीधा उत्तर हम लगाएंगे, इसकी स्थापना की थी शंकराचार्य ने।
जब हम शंकराचार्य का दर्शन पढ़ेंगे तो हम सब बताएंगे कौन से मठ की स्थापना कब की थी, कहाँ की थी, कैसे की थी और क्या क्या उसके वो है। तो शंकराचार्य के दर्शन में अपने इस चीज को कवर करेंगे। लेकिन आप यहाँ पे उत्तर देखेंगे 4 मठों की स्थापना भारतवर्ष में पूरे भारत में किसने की थी, तो शंकराचार्य ने की थी। ठीक है, ओके। प्रश्न पूछा है यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन में हाल चेयरमैन तरीके कौन छे? तो यूजीसी का वर्तमान का चेयरमैन कौन है, जिसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है वीएस कृष्णा, नागेश्वर राव, एम जगदीश कुमार और सतीश चंद्र। तो प्रोफेसर मेमिडाला जगदीश कुमार, प्रोफेसर मेमिडाला जगदीश कुमार, तो प्रोफेसर मेमिडाला एम जगदीश कुमार, बी इज द राइट आंसर कि प्रोफेसर सी मेमिडाला एम जगदीश कुमार यहाँ पे यूजीसी के वर्तमान के चेयरमैन है। क्या है, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसका चेयरमैन कौन है, प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ओके, ठीक है। प्रश्न गुजरात के नक्शे से संबंधित है कि गुजरात में नीचे आपेल पैकी कयो एक जिल्लो સૌથી વધુ પડોશી જિલ્લાઓ સાથે સરહદથી જોડાયેલ છે? मतलब कौन सा ऐसा जिला है जो अपने आसपास में सबसे अधिक जिलों से बाउंड्री से सरहद से जुड़ा हुआ है? तो उसमें पहला ऑप्शन है अमरेली, बी ऑप्शन है मेहसाणा, सी ऑप्शन है पंचमहल और जो डी ऑप्शन है वो है आपका सुरेंद्रनगर। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले कि हमारे ऊपर नक्शा एकदम कंठस्थ होना चाहिए, कि नक्शा आपको पता चलना चाहिए कि अमरेली है तो अमरेली के आसपास के जिले कौन से हैं। आपको फटक से, आपको यदि आप संभाग स्तर की सारी चीजें आपको पता होगा, नाना मोटा गाम मिले ना શું બનાવે છે, તાલુક, અને તાલુક મળીને શું બને છે, જિલ્લાઓ બને છે। શું બને છે, જિલ્લાઓ બને છે। અને જિલ્લાઓ મળીને સંભાગ બને છે અને સંભાગ મળીને राज्य बने છે। तो अपने को संभाग का जब ज्ञान होगा तो हमें पता चल जाएगा कि अमरेली 5 जिलों से घिरा हुआ है, मेहसाणा की 5 गुजराती जिलों से मिला हुआ है, ये पंचमहल 5 और सुरेंद्रनगर 6 जिलों की सरहद से मिला हुआ है। इसलिए इसका जो सही उत्तर क्या आएगा, सुरेंद्रनगर। ठीक है, क्लियर है, ओके। अगला प्रश्न शब्द से गुजरात ग्रामर से है। नीचे विरोधी शब्दों जोड़ आपी छे तेमा कई जोड़ी साची नथी। नीचे कुछ जोड़ियां दे रखी उन्होंने, जैसे उजास प्रकाश है ना, उजास प्रकाश, दूसरी दे रखी उन्होंने उन्नति अवनति, उन्नति अवनति। तीसरी दे रखी है उन्होंने आकाश पाताल, आकाश पाताल। और चौथी दे रखी है उदय अस्त। और क्या पूछा है कि नीचे विरोधी शब्दों में जोड़ी आपी छे तेमा कई जोड़ी साची नथी। तो हम देखते हैं, उदय उगना, अस्त डूबना, सही है। आकाश ऊपर, पाताल नीचे, सही है। उन्नति आगे बढ़ना, अवनति नीचे जाना, ये भी सही है। लेकिन उजास का मतलब भी तो प्रकाश ही होता है, मतलब ये जो जोड़ी है वो सच्ची नहीं है। तो उत्तर आपका आएगा उजास प्रकाश। ठीक है, श्रेणी से आया हुआ है। और ये है आपका अंग्रेजी की वर्णमाला की नीचे अपेल अंग्रेजी ना मूल अक्षरों की श्रेणी में खाली जग्याओं कयो मूलाक्षर आवशे। मतलब अंग्रेजी के जो अल्फाबेट का क्रम है, अल्फाबेट का जो क्रम है, अल्फाबेटिकल जो सीरीज है, सीक्वेंस है, उसमें जो खाली जगह उसमें कौन सा आएगा। तो सीरीज में बता दो आपको, सीरीज है आपकी आर यू एक्स ए डी। अब ये अगला कौन सा वर्ड आएगा ये पूछा है ना।
अब इसका जो आंसर दिया हुआ है, यदि आपको आता हो तो आप इसमें कमेंट में करिएगा कि कौन सा आंसर आएगा, करके बताना, तो मुझे पता चलेगा कि भाई आप लोगों को सीरीज कितने अच्छे से आती है, वो क्लियर हो जाएगा। है ना? तो अगला अल्फाबेट कौन सा आएगा ये आपने देखना है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या एबीसीडी का पूरा प्रारूप पता होना चाहिए कि कौन सा नंबर पे कौन सा अल्फाबेट आता है। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भाई लोगों? देखो सीरीज में क्या समानता है, क्या समानता है, देखो बताओ। एबीसीडी याद है क्या आपको? आर के बाद क्या आता है? यदि आर में दो जोड़े एस टी, उसके बाद क्या है? यू, यू में दो जोड़ो वी डब्ल्यू, उसके बाद क्या है? एक्स, क्या है? एक्स, एक्स में दो जोड़ो वाई जेड, फिर क्या है? ए, ए में दो जोड़ो क्या आया? तो डी में दो जोड़ो क्या आएगा? ई ए, और ये आएगा आपका जी। समझ में श्रेणी? पूरा डिटेल क्लास लेंगे अपन, 3 घंटे की क्लास लेंगे, चिंता मत करो। अभी तो समझ लो कि कैसे हम प्रश्न में यहाँ पहचानेंगे, बाकी पूरी डिटेल बताऊंगा, हर एक चीज को कैसे सॉल्व करते हैं पूरा अपन इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, ये क्लियर आ गया आपका? उत्तर क्या आएगा? जी। ठीक है, ओके। प्रश्न है वो भी श्रेणी का है, श्रेणी का ही है। तो उसमें लिखा है नीचे अपेल श्रेणी में खाली जगह कयो विकल्प आवशे, है ना? नीचे लिखी खाली श्रेणी में खाली जगह पर कौन सा विकल्प है? मैं श्रेणी आपको लिख के बता देता हूँ। श्रेणी है ए बी डी ई एफ एच आई जे के एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स। मैं ऑप्शन लिखता हूं तब तक आप लोग अपने पेपर पे करो कि कौन सा आएगा, तब तक मैं ऑप्शन लिखता हूं, तब तक आप लोग दोहराओ, करो ना कैसे कैसे आएगा। एम एन ओ पी क्यू आर क्यू, बी आंसर है इसका क्यू आर एस टी यू वी यू, सी ऑप्शन इसका एम एल एन ओ, और डी आंसर है एम एल ओ पी, एल एम एन ओ पी। करा अभी तक आप लोगों ने कैसे क्या सॉल्व होगा? तो बताओ इसमें क्या समानता है। अब यदि आप देखो यहां समानता, यदि एक लाइन में पढ़ना शुरू करें, ए बी, बीच में एक शब्द नहीं आया, कौन सा? सी, डी ई एफ जी, एच आई जे के एल, अब कौन सा अगला आना चाहिए? एम एन ओ पी। या दो थे, या तीन थे, या चार थे, या कितने होंगे? 5, और ये 6 है। ठीक है, आर, ए बी सी 2 शब्द, डी ई एफ 3 शब्द, एच आई जे के 4 शब्द, एक छोड़ के 5 शब्द, ये तो ये आपका जो उत्तर आ जाएगा वो ए आ जाएगा। तो श्रेणी सरल है, बहुत इजी तरीके से एक एक नंबर से लोग बच्चों का सिलेक्शन होता है। आपको एक एक श्रेणी अच्छे से याद आना चाहिए, आपको करते हुए आनी चाहिए। ठीक है, ओके। मैं बता देता हूँ गुजराती में कि भारत पाकिस्तान ना 1965, भारत पाकिस्तान का 1965 और 1971, 1965 और 1971 ના યુદ્ધમાં ભારતીય સૈન્યને રસ્તાનું માર્ગદર્શન નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવનાર રણછોડદાસ પાગી, કોણ? રણછોડદાસ પાગી કયા જિલ્લાના વતની હતા? मतलब 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान में भारतीय सेना को रास्ता दिखाने वाले रणछोड़दास जी पगी किस जिले के निवासी थे? तो एक बात तो मैं बता दूं रणछोड़दास पागी बारे में, आप लोगों ने वो पिक्चर देखी भूज, द प्राइड ऑफ इंडिया?
जो 2021 में थी, संजय दत्त ने उसमें रोल किया है ना, 2021 में, जो हु इज द प्राइड ऑफ इंडिया ही थी, प्राइड ऑफ इंडिया। देखिए नहीं देखिए, तो एक्चुअली जो रणछोड़ दास जी थे उनका नाम था रणछोड़ दास जी रबाड़ी, रणछोड़ दास रबाड़ी। लेकिन इन्होंने भारतीय सेना को रास्ता बताया था, इसलिए जो सैम मानेक शाह जी थे, है ना, सैम मानेक शाह जी ने इनको रणछोड़ दास पागी कहा था, और इनकी वजह से ही इन्होंने रास्ता बताया, जिसकी वजह से हम 1965 और 1971 में भारतीय सेना में, यहाँ पे मेरे वो अपने सुईगाम कहते हैं, क्या नाम उसका, जो अपना सुईगाम है ना, सुईगाम गुजरात के तो सारे बच्चे जानते हैं, अपने इंदिरा सिंह सोडा ये सुईगाम के तो थे। तो ये जो सुईगाम है, यहाँ पे इनकी प्रतिमा भी लगी हुई है, और यहाँ नड़ाभेट बॉर्डर, एक यदि आपको पता हो कि नड़ाभेट बॉर्डर, तो नड़ाभेट बॉर्डर यहीं पे है ना। तो जो इसके ऑप्शन है साबरकांठा, ईडर, कच्छ और बनासकांठा, तो ये जो ये एरिया है ये बनासकांठा में आता है। कहां पे आता है? बनासकांठा में आता है। क्लियर है? तो रणछोड़ दास जी जो पागी थे उनके लिए और बहुत सारी स्टोरी है रणछोड़ दास जी पागी पर, इनका भी अपन डिटेल में पूरा अकेला रणछोड़ दास जी पागी एक पूरा लेक्चर लेंगे और उसमें पूरे डिटेल पढ़ेंगे कि किस तरह से मानक शाह ने इनको अपने डिनर पे बुलाया था, और डिनर किस तरह से उनको हेलीकॉप्टर लेने आया, और बहुत अच्छी मजेदार स्टोरी है जो अपन कभी चर्चा करेंगे, अपन पूरा सब्जेक्ट में एक साथ पढ़ेंगे। ओके, जो प्रश्न है वो सामान्य प्रश्न है जो गोपाल पुरुषोत्तम फड़के हैं। श्री गोपाल पुरुषोत्तम फड़के ने कई रमत माटे, कई रमत, रमत मतलब खेल, क्या रमत मतलब खेल, तो श्री गोपाल पुरुषोत्तम फड़के ने कई रमत माटे द्रोणाचार्य अवार्ड मळेल छे, है ना। तो श्री गोपाल पुरुषोत्तम फड़के जी को किस खेल के लिए द्रोणाचार्य अवार्ड मिला हुआ है? तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गोपाल पुरुषोत्तम फड़के जी थे, है ना, ये कई जगह काम करते थे दूरदर्शन में, इसमें भी ये इन्होंने बहुत सारी चीजें सेवाएं दी है, और इनको खो खो के लिए मिला हुआ है। काय के लिए? खो खो के लिए। इन्होंने अपने यहाँ महाराष्ट्र के थे बेसिकली, और इन्होंने अपने पैसे से एक स्टेडियम बनाया था, और वहां पे ये अपने बच्चों को तैराकी वैराकी सारी चीज सिखाते थे, और इनको 2000 में द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था, और 2003 में भारत का चौथा बड़ा सम्मान जिसको बोलते हैं पद्मश्री, वो मिला। बहुत फेमस हस्ती है महाराष्ट्र में और पूरे भारतवर्ष में फेमस है। कौन? श्री गोपाल पुरुषोत्तम फड़के। ठीक है, ओके। प्रश्न है वो सही जोड़ी बनाने का है कि नीचे आपेल जोड़ का योग्य रीते जोड़ो। तो खेती संलग्न प्रवृत्तियां, खेती संलग्न प्रवृत्तियां, है ना, और उसका कार्य, और यहाँ पे हम उसका सही उत्तर लाएंगे। क्या लाएंगे? सही उत्तर। तो खेती संलग्न प्रवृत्तियां में सबसे पहला है इन्होंने लिया है वो है पोल्ट्री कल्चर, पोल्ट्री कल्चर। इसके सामने दिया इन्होंने मत्स्य पालन, मत्स्य पालन। दूसरे नंबर पे इन्होंने लिखा है सेरीकल्चर। क्या लिखा है? सेरीकल्चर। ये सब हम जब क्लास की जब शुरुआत होती है तब हम पढ़ाते हैं फूल उछेर, फूल उछेर। तीसरा दिया इन्होंने पीसीकल्चर, ऑप्शन है इसका मर्धा उछेर। गुजराती है वो भाई, है ना, मैं बताऊंगा, हिंदी बताऊंगा, लेकिन मैं लिख लेता हूं। फ्लोरिकल्चर, रेशम उत्पादन। अब बता, पोल्ट्री कल्चर मतलब क्या? मुर्गा पालन होता है, मुर्गे पालन का जब अध्ययन करते हैं उसको पोल्ट्री कल्चर। तो मुर्गा को गुजराती में मरघा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरघा बोलते हैं। तो उत्तर क्या आ जाएगा? सी, पोल्ट्री कल्चर रिलेटेड टू मरघा उछेर, मुर्गा पालन, उसको क्या बोलते हैं? पोल्ट्री कल्चर। ठीक है,
सेरीकल्चर, सेरीकल्चर मतलब क्या होता है? रेशम उत्पादन। क्या होता है? रेशम का उत्पादन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? डी, सेरीकल्चर मतलब रेशम उत्पादन। पीसीकल्चर, पीसीकल्चर, इसका पीसीकल्चर का मतलब होता है मत्स्य पालन। क्या होता है? मत्स्य पालन। तो तीसरे का आ जाएगा ए। और फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी मतलब फूल, फूल उछेर, इसका हो जाएगा बी। तो आपका आंसर आ जाएगा सी डी ए बी। तो जो भी आपका सी डी ए बी, जैसे सी वाला ऑप्शन है, 1 का सी, 2 का डी, 3 का ए, 4 का बी, तो इसका उत्तर कौन सा जाएगा? सी उत्तर आ जाएगा। इस तरह से हम इसका कल्चर का एनालिसिस करेंगे। पूछा है MACS 1407 શું છે? MACS 1407 क्या है? तो आपने इसमें ऑप्शन दिया है कपासनी नवी जात, सोयाबीननी नवी जात, ચોખની નવી જાત અને ઘઉંની નવી જાત, ચોખાની નવી જાત અને ઘઉંની નવી જાત। तो ये कपास, चोखा और गेहूं नई जात नहीं है, ये सोयाबीन की नई जात है, जो कि हाई यील्डिंग जात है, हाई यील्डिंग कैपेसिटी वाली है और डिजीज रेजिस्टेंट है ना, पोस्ट रेजिस्टेंस है। तो किसकी वैरायटी यही है? सोयाबीन की है, जो कि अपने झारखंड और नॉर्थ ईस्ट एरिया में उगाने के लिए सोयाबीन की फसल, सोयाबीन की नई वैरायटी साइंटिस्टों ने तैयार की है ना, जो कि खरीफ 2022 से ये अवेलेबल हो गई है किसानों के लिए बोने के लिए। तो MACS 1407 ये सोयाबीन की नई वैरायटी, नई जात है। हम ये प्रश्न से हमें ये पता चलता है कि अपने को जो नई जो वैरायटी आ रही है वो खाद बीज की, वो भी हमें इसका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। मच्छर द्वारा नीचे ना पेके कया रोग थाय छे? मच्छर के द्वारा नीचे लिखे कौन से रोग होते हैं? तो यहाँ पे मैं पहले रोग का नाम बता दूं कि पहला जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन उसमें है मलेरिया, कॉलेरा एंड टाइफाइड। बी ऑप्शन है सभी। सी ऑप्शन है मलेरिया, डेंगू एंड कॉलेरा। और डी ऑप्शन है आपका डेंगू, मलेरिया एंड चिकनगुनिया। ये कॉलरा है और ये चिकनगुनिया है। अब बताओ मलेरिया किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये सब प्रोटोजोन डिजीज है। लेकिन इसका वाहक कौन है? फीमेल एनाफिलिस, मादा। मादा एनाफिलिस। तो मादा एनाफिलिस मतलब मच्छर। तो इसका यहाँ पे जो प्रश्न पूछा है कि कौन से रोग मच्छर के काटने से होते हैं, मच्छर के द्वारा फैलते हैं, मच्छर के द्वारा फैलने वाले रोग। तो मलेरिया तो आ गया। दूसरा है कॉलरा। कॉलरा कैसे फैलता है? इसका कॉजिंग एजेंट कौन सा है? विब्रियो कॉलरी। कौन सा है? विब्रियो कॉलरी। भाई ये प्रश्न कभी कभार परीक्षा में आ जाते हैं और सिंपल प्रश्न है, एक बार आप बस पढ़ लो, सुन लो, तो आपको सारी चीज आती है। विब्रियो कॉलरी। लेकिन ये किसी मच्छर से नहीं होता। ये क्या होता है? कंटामिनेटेड फीड यदि अपन ले लेते हैं, यदि दूषित कंटामिनेटेड फीड एंड वाटर अपन ले लेते हैं, दूषित भोजन ले लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कैसे होता है? कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। तो ये कॉलरा तो कैंसर, ये सही था। मलेरिया लेकिन कॉलरा नहीं होता। तीसरा है क्या है? टाइफाइड। टाइफाइड किससे होता है? साल्मोनेला टाइफिन्यूरियम से होता है, टाइफाइड। लेकिन ये भी किससे फैलता है? ये भी कंटामिनेटेड दूषित भोज्य पदार्थ से फैलता है। तो ये आएगा क्या मच्छर द्वारा? नहीं। मलेरिया है डी, डी फॉर डेंगू। डेंगू किससे फैलता है? डेंगू वायरस से फैलता है। किससे फैलता है? डेंगू वायरस से। लेकिन इसका वाहक कौन है? डेंगू वायरस का वाहक
एडिस एजिप्टी। कौन है? एडिस एजिप्टी एक मच्छर है। कौन है? मच्छर है जो कि इसको फैलाता है। सी फॉर कॉलरा, कॉलरा तो समझ आ गया। मलेरिया डेंगू होता है, लेकिन ये नहीं होता इसलिए ऑप्शन में नहीं, ये ऑप्शन में नहीं। डी फॉर डेंगू एडिस एजिप्टी, एम फॉर मलेरिया प्लाज्मोडियम मलेरी, और सी फॉर चिकनगुनिया। चिकनगुनिया किससे फैलता है? ये भी चिकनगुनिया भी कैसा है? ये भी वायरस से होता है। और चिकनगुनिया ये भी किससे फैलता है? एडिस इजिप्टी या एल्बिकस भी वो भी होती है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया ये तीन ऐसी बीमारियां हैं जो कि मच्छरों के काटने से इंसानों में होती है। ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है, कारगिल युद्ध तरीके ओळखातु भारत पाकिस्तान वच्चेनु युद्ध क्यारे थयेलु। कारगिल नाम का से जाना जाने वाला भारत पाकिस्तान का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ये कब हुआ था? तो ये कब हुआ था आपको याद है? इसमें ऑप्शन दिया है 2000, 2001, 1998, 1999। तो याद रखना कि ऑपरेशन विजय जुलाई 1999 है ना, जुलाई 1999 में ऑपरेशन विजय हुआ था, जिसको कारगिल युद्ध, कारगिल वार कहते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में हुआ था। ठीक है, जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में 1999 भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जुलाई 1999 में। ठीक है, क्लियर है? ओके। अगला फिर से जोड़ी वाला है कि उसमें जोड़ियां कौन सी है। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज आती है कि जो गुजराती, यदि आप एक लाइब्रेरी में भी गए होंगे ना, पढ़े करते करते यदि लाइब्रेरी में गए होंगे, और लाइब्रेरी में जो किताबें रखी रहती है उसमें भी यदि आपने नजर घुमाई होगी तो आप इसको आसानी से बता दोगे। जैसे लोहिनी सगाई, लोहिनी सगाई, इस पे तो पिक्चर भी देखी होगी ना भाई, वो जिग्नेश कविराज की पिक्चर आई थी, याद है कि नहीं है? लोहिनी सगाई याद है? जिग्नेश कविराज और उसमें राकेश बरोट सब लोग थे, है ना? लोहिनी सगाई। दूसरा है सरनाईनासूर, तीसरा है पोस्ट ऑफिस, और चौथा है काव्य काशी मानी कुत्री। यदि आप गुजराती साहित्य में इंटरेस्ट लेते हो तो चारों बहुत बढ़िया है। और ये जो अपनी लोहिनी सगाई है, इस पे तो पिक्चर भी बनी है, ये है ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है, ईश्वर पेटलीकर, ईश्वर पेटलीकर का उपन्यास है, बहुत बढ़िया उपन्यास है। फिर जो सरनाईनासूर है ना, ये चुन्नीलाल मंडिया की है। किसकी है? चुन्नीलाल मंडिया की। एक बच्ची के प्रति प्यार दिखाया, एक पिता का प्यार कैसे होता है बच्ची के प्रति, वो सरनाईनासूर में है। और पोस्ट ऑफिस, यदि इन जनरल यदि बड़ा क्वेश्चन आए तो चार्ल्स बोस्की का इंग्लिश का बहुत बड़ा उपन्यास है पोस्ट ऑफिस, चार्ल्स बोस्की का। लेकिन गुजरात में जो ये उपन्यास जो पोस्ट ऑफिस लिखा है, ये धूमकेतु ने लिखा है। किसने लिखा है? धूमकेतु ने। बहुत बढ़िया उपन्यास है। इसमें भी प्यार बताया गया बच्ची के साथ में, उसकी बच्ची की शादी हो जाती है और चली जाती है, तो पिता किस तरह से पोस्ट ऑफिस पे इंतजार करता है उसकी चिट्ठियों का, उस पे धूमकेतु ने लिखा है। फिर मानवीय भाई का नाम सुना होगा, वही काशी मानी पुत्री, उन्हीं ने लिखी है। किसने लिखी है? पन्नालाल पटेल ने, पन्नालाल पटेल। तो देख लेना जो भी ऑप्शन हो आपका इस हिसाब से आएगा कि ये लोहिनी सगाई ईश्वर पेटलीकर, सरनाईनासूर चुन्नीलाल भाटिया, पोस्ट ऑफिस धूमकेतु और काशी मानी पुत्री पन्नालाल पटेल। અને આજ હોય તો લોહીની સગાઈ પિક્ચર જોજો અને પિક્ચર જોઈને આ ઉપન્યાસ પણ પઢજો। ઓકે, विश्व के भूगोल से आया और वो है मृत समुद्र सूची। मृत समुद्र सूची, मृत समुद्र मतलब डेड सी। ऑप्शन दिया इन्होंने वहाणवटा माटे अत्यंत जोखमी समुद्र है ने,
वाहन वटा माटे, मतलब जो वहां से निकल रहे उनके माटे अध्ययन, मैं पहले इसमें लिख लेता हूं ताकि उसको आपको हो जाएगा, ठीक है। तो डेड सी के बारे में 4 चीज दिए कि वाहन वाटा माटे अत्यंत जोखमी समुद्र, તરણ પણ નથી, સૌથી વધુ ખારાશ ધરાવતો સમુદ્ર અને જેનું પાણી ઝેરી છે, जिसका पानी जहर है। तो वाहन माटे अत्यंत जोखमी समुद्र तो डेड सी नहीं है। सबसे पहले यदि हम डेड सी की बात करें तो यहाँ पे इसका घनत्व इतना ज्यादा है कि यहाँ पे कोई तैराक डूब ही नहीं सकता, तैराक डूब नहीं सकता। जब तैराक नहीं डूब सकता तो वाहन डूब सकते क्या? नहीं ना, तो ये कैंसल। क्यों? कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है डेड सी की, ठीक है। फिर यदि हम इसकी बात करें तो डेड सी की एक अप्रोक्स यदि अपन उसकी लोकेशन देखें तो ये इजराइल और जॉर्डन के बीच होता है। इस तरह से जो डेड सी है वो इजराइल, इधर जॉर्डन आता है और इधर इजराइल आता है, इजराइल के बीच में, इजराइल और जॉर्डन के बीच में यहाँ पे जॉर्डन नदी की बिस्टुरी बनती है। कौन सी नदी की? जॉर्डन की, या जॉर्डन रिफ्ट वैली भी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जॉर्डन रिफ्ट वैली भी बोलते हैं। तो सबसे मेन बात है कि ये दुनिया में सबसे समुद्र तल से भी 440 मीटर नीचे है। कितने नीचे है? 440 मीटर नीचे है। समुद्र तल से 440 मीटर नीचे डेड सी। इसको खारे पानी की सबसे नीची झील कहा जाता है। क्या बोलते कहा जाता है? खारे पानी की सबसे निचली झील। मतलब क्या है? સૌથી વધુ ખારાશ ધરાવતો समुद्र, જેનું પાણી ઝેરી છે, ऐसा कहीं नहीं। जब बहुत पहले समय क्या होता था, इसके पानी से, इसकी तलहटी से लोग शिलाजित निकाला करते थे। शिलाजित निकाल के विश्ववासियों को बेचते थे, इसके समुद्र से शिलाजित निकाल के विश्ववासियों को बेचते थे। इसलिए ये झेल तो नहीं है इसका पानी। तो यहाँ पे इसका जो सबसे महत्वपूर्ण उत्तर आता है, सोती वधु खाराश धरावतो समुद्र। ठीक है, क्लियर है? बड़े आगे और डेट से पढ़ेंगे अपन, जब भूगोल पढ़ेंगे तो। प्रश्न है वो अब हमारा वेटनरी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ प्रश्न आया है कि गुजरात राज्य में सरकारी पशु पक्षीना रसी उत्पादक संस्था कया आवेली छे? तो एनिमल एंड बर्ड वैक्सीनेशन सेंटर कहाँ पर है? प्रोडक्शन सेंटर। तो ऑप्शन है जूनागढ़, गांधीनगर, आनंद, दांतीवाड़ा। तो ये है 1978 में स्टेब्लिश हुई थी और एनिमल वैक्सीन इंस्टीट्यूट गांधीनगर में स्थित है। कहाँ पे? गांधीनगर में। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्ल्ड फेमस ब्रीड ऑफ शीप फॉर गुड क्वालिटी ऑफ वूल? अच्छी क्वालिटी का वूल कहाँ की ब्रीड कौन सी है भैंस की? तो इसमें पहला ऑप्शन है मारवाड़ी, दूसरा मेरिनो, तीसरा कॉरिडल और चौथा पतनवाड़ी। तो मेरिनो ही शीप की वो ब्रीड है जो विश्व प्रसिद्ध सबसे बेस्ट वूल के लिए प्रोडक्शन के लिए जानी जाती है। आपका उत्तर आएगा बी मेरिनो। और जो कोरिडल होती है वो डुअल पर्पस ब्रीड होती है। ठीक है, और हमारे इंडिया में 44 डिस्क्रिप्ट ब्रीड है शीप की। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इन गुजरात इज फॉर लाइव स्टॉक सेंसस 20 लाइव स्टॉक सेंसस। तो ये 2.689 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन बनती है। तो हम पूरा पॉपुलेशन का पूरा अलग से डिस्क्रिप्शन करेंगे, क्योंकि अभी हमारा जो वीडियो भी बहुत लेंदी होता जा रहा है और फिर आपको नींद आने लग जाएगी तो फिर बोलेंगे बोले रोकड़े सर क्या पढ़ा के चले गए। ऐसा कुछ नहीं है भाई, है ना। विच हार्मोन इज एसोसिएट विद लेट डाउन ऑफ मिल्क? अपन ने पूरी क्लास ली थी हार्मोन के ऊपर, रिप्रोडक्टिव हार्मोन के ऊपर। उसमें पढ़ाया था कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन ही ऐसा हार्मोन है जो कि मिल्क लेट डाउन से संबंधित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा गया है, उसको मैं थोड़ा लिख के बता दूं। ऑन व्हिच डे वर्ल्ड जूनोसिस डे इज सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेटेड। ऑप्शन है ए 6 जुलाई, बी 28 सितंबर, सी 5 जून और डी 6 सितंबर। तो आपने वर्ल्ड जूनोसिस डे तो पता है, ये वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। लेकिन ये 28 सितंबर क्या हुआ था? 28 सितंबर तो पता होना चाहिए। तो 28 सितंबर को हम वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाते हैं। क्या के रूप में मनाते हैं? वर्ल्ड
रेबिस डे। इसमें हम रेबिस के प्रति जागरूकता फैलाते हैं, रेबिस का वैक्सीनेशन और सारी चीजें होती है। तो 28 सितंबर को क्या मनाते हैं अपन? वर्ल्ड रेबिस डे मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वर्ल्ड रेबिस डे। 5 जून को क्या मनाते हैं? वर्ल्ड एनवायरमेंट डे। और उसमें सारे वहीं से आए हैं जो हमने क्लास 1 में पढ़ा है, ये सारी चीजें पढ़ी है। यदि डॉक्टर यादव सर की क्लास आपने देखी होगी तो यादव सर ने सारे डे लिखाए थे आपको, सीक्वेंस याद भी कराए थे, तो ये सारी चीजें वहीं से आई है। तो मुझे आज भी उस क्लास में मैं भी बेटा, तो इसलिए मुझे याद है कि 5 जून वर्ल्ड एनवायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, और 6 सितंबर इसको हम डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं, कॉफी डे के रूप में मनाते हैं, सारी चीजें मनाते हैं, लेकिन अपन अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड बोलो तो डिफेंस डे के रूप में मनाते हैं। ठीक है, ओके, अभी पूरा पढ़ेंगे पूरे डे, ठीक है, ओके।